ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर है। अप्लाइड मैकेनिक्स या ग्राफिक स्टैटिक्स या कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स, जो भी इसको बोल सकते हैं, या सिर्फ मैकेनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 10 तक का जो चैप्टर है गुप्ता एंड गुप्ता का, इस बुक का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पूरा का पूरा। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसको सीक्वेंस बना रहे हैं। गुप्ता एंड गुप्ता का पूरा जो सीक्वेंस बना रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है हर एक एग्जाम के लिए, इसलिए हम लोग इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। सोल्यूशन करते हुए इसका डिटेल्स देख रहे हैं और ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं, इस पार्ट में इस चैप्टर में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। इस पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग इसका देखे थे, उससे आगे इस पार्ट में हम लोग सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे इस 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट में हम लोग देखे 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को, और थर्ड पार्ट में हम लोग देखे 101 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन को। मीन्स हम लोग फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट 3 पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में 1 से 50, सेकंड पार्ट में 51 से लेकर के 100 तक, और थर्ड पार्ट में 101 से लेकर के 150 तक। इस पार्ट में 101 से आगे का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। 101 से आगे का जो क्वेश्चन है, 151 से जो आगे का क्वेश्चन आएगा वो इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं। गुप्ता एंड गुप्ता का काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए, सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है। इसीलिए हम लोग इसको सीक्वेंस बना रहे हैं और इसको सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 151 से शुरू करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन, या 150 से ही शुरू करते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या था, लास्ट टाइम हम लोग देखे थे इसका। 150 नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए, कह द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर एनी सिस्टम। कंडीशन है इक्विलिब्रियम का किसी सिस्टम के लिए, सिस्टम फोर्स इन प्लेन, जो प्लेन के लिए वो क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फोर्स का जो कम्बिनेशन वो क्या होना चाहिए, तो पॉलीगॉन फोर्स मस्ट बी क्लोज, सही है। तो पॉलीगॉन फोर्स का जो कम्बिनेशन है वो क्लोज होना चाहिए। रिजल्टेंट कपल मस्ट बी जीरो, जो कपल है टोटल रिजल्टेंट, अगर एक कपल इधर से क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों का जो सम है वो जीरो आना चाहिए। तो वही कह रहा है कि द रिजल्टेंट कपल मस्ट बी जीरो, तभी इक्विलिब्रियम हो सकता है, और टोटल जो पॉलीगॉन फोर्स है वो भी क्लोज होना चाहिए। तो ये भी मेरा सही है, तो ओवरऑल मेरा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रस है द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होता है फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स इन ऑल द मेंबर। ऑल मेंबर्स में, एक मेंबर्स में निकालने के लिए, जो ट्रस्ट में ऑल मेंबर का जो फोर्स निकालने के लिए जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, फोर्स निकालने के लिए जो मेथड, उसको क्या नाम दिया गया है वो बोल रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रस्ट द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किस ट्रस्ट में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगता है फॉर डिटरमाइनिंग द मेंबर्स ऑफ फोर्स। फोर्स मेंबर निकालने के लिए किस ट्रस्ट में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगता है, तो उसको फिंक ट्रस्ट में लगाया जाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो याद रखना है कि मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड जो निकालते हैं मेंबर फोर्स निकालने के लिए, किस में लगता है, तो फिंक ट्रस्ट में लगता है। नेक्स्ट है, फॉर ए नॉन कॉन्करेंट फोर्स वैसा होता है कि जो फोर्स है वो एक पॉइंट पे नहीं लगता। अगर एक पॉइंट पे लगता है तो उसको कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। बट द फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, देन दैट फोर्स इज नॉट दैट कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स इज नोन एज नॉन कॉन्करेंट फोर्स। तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स बोल रहा है सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम ओनली क्लोज ऑफ फोर्स पॉलीगॉन इज सफिशिएंट। तो कब लगेगा वो बोल रहा है, तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स ओनली द क्लोजर ऑफ फोर्स पॉलीगॉन इज सफिशिएंट। अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में है तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना चाहिए वो बोल रहा है। तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, नॉन कॉन्करेंट फोर्स का जो सिस्टम हो इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसको क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ओनली द क्लोजर ऑफ फोर्स पॉलीगॉन इज सफिशिएंट। तो ओनली क्लोज सफिशिएंट, ये एक सही है। ओनली द क्लोजर ऑफ फोनिकल पॉलीगॉन इज सफिशिएंट, मीन्स फोर्स पॉलीगॉन और फोनिकल पॉलीगॉन दोनों इसमें होना चाहिए। तो बोथ फोर्स पॉलीगॉन एंड फोनिकल पॉलीगॉन मस्ट बी क्लोज, दोनों जब क्लोज रहेगा तभी कह सकते हैं कि नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आएगा। दैट इज सी इसका एक्ट है। इफ ए सेट ऑफ गिवन फोर्सेज आर सच दैट द फ्री वेक्टर बिल्ड ए क्लोज्ड पॉलीगॉन, फ्री वेक्टर जो है फोर्स का वो क्लोज
पॉलीगॉन बना रहा है तो क्या होगा इसमें, द रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट कपल आर ऑलवेज जीरो। रिजल्टेंट क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन है फ्री वेक्टर बिल्ट एक क्लोज पॉलीगॉन, जो फ्री वेक्टर है वो क्लोज पॉलीगॉन बना रहा है, रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट कपल आर ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो नहीं होगा, द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो बट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, ठीक है, बट रिजल्टेंट कपल इज नॉट जीरो। रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगा बट रिजल्टेंट कपल मे नॉट भी जीरो। हम लोग यह ऑलवेज था इसीलिए इसको काटे थे, ऑलवेज में या मे नॉट भी हो सकता, हमेशा ये नहीं होता, तो नोट नहीं होगा, ये भी होगा, मे भी कह सकते हैं जीरो हो सकता है, तो रिजल्टेंट फोर्स मस्ट भी जीरो सही है, बट रिजल्टेंट कपल जो कपल है वो मे या मे नोट भी जीरो, तो अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है मे या मे नोट भी अगर इसमें रहता तो ये भी होता, बट ये यहाँ पे ऑलवेज था इसलिए ये गलत हो गया, दैट इज सी इसका जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट विलेट मोहर डायग्राम, विलेट मोहर डायग्राम जो होता है ये निकालता है डिफ्लेक्शन किस में, ट्रस में डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यूज किया जाता है विलेट मोहर डायग्राम, तो डिफ्लेक्शन निकालने का मेथड है किस चीज़ में, तो ट्रस में, ओनली ट्रस के लिए निकाला जाता है उसमें। नेक्स्ट है थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन द फोर्स ट्रायंगल क्लोज। थ्री फोर्स जो है तीन को फोर्स दिया हुआ, थ्री फोर्स इन इक्विलिब्रियम कब आएगा, तो फोर्स इन ट्रायंगल क्लोज, जब फोर्स ट्रायंगल क्लोज रहेगा तो कह सकते हैं कि मेरा जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम होगा। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस आर कॉन्करेंट, अगर तीनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स का अगर कॉन्करेंट है तो अभी कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम फोर्स में आएगा, दैट इज ए और सी दोनों मेरा सही होगा। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम इवन, कह रहा है कि नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है जो कोप्लेनर सिस्टम फोर्स इन इक्विलिब्रियम इफ इवन द टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज जीरो अबाउट देयर नॉन कोलिनियर पॉइंट। कह रहा है कि अगर ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है जिसमें नॉन कोप्लेनर जो सिस्टम है फोर्स का वो इक्विलिब्रियम में हो, किस कब होगा, द टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज जीरो अबाउट थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, इवन इफ, ये गलत है, द टोटल मोमेंट ऑफ सिस्टम इज जीरो अबाउट टू पॉइंट पी एंड क्यू एंड देन टोटल फोर्स परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू जीरो, ये मेरा सही है। तो टोटल मोमेंट है पी और क्यू के अबाउट वो एंड द टोटल फोर्स जो लग रहा है परपेंडिकुलर टू पी क्यू मस्ट बी जीरो, तब कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम होगा इवन इट नॉट नेसेसरी, दैट इज बी। नेक्स्ट है इफ फोर्सेस 1 2 3 4 5 6 एक्ट इन द ऑर्डर along the sides of the regular hexagon then resultant, कह रहा है कि मेरा एक रेगुलर हेक्सागन है, मान लिया जाए ये मेरा रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, हेक्सागन में 6 साइड दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है मान लीजिए एक साइड में 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इस तरह से 6 साइड का फोर्स दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा। इसको रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ देते हैं, टोटल कंपोनेंट अगर 6 फोर्स जो दिया हुआ है 6 फोर्स का कंपोनेंट तोड़ देते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, उसके बाद इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। हम लोग जानते हैं जो हेक्सागोन का जो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो इंटरनल एंगल इस बीच का होगा वो कितना होगा, तो 60 डिग्री, 60 और ये 60, क्योंकि दो साइड का अगर देखा जाए तो हेक्सागोन में जो एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री, इसी का अगर ट्रायंगल निकाला जाए तो ये जो एंगल हो जाएगा वो 60 डिग्री। इसी तरह से हम इसका एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का समेशन ऑफ फोर्स एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे और समेशन ऑफ फोर्स वाई डायरेक्शन में निकालेंगे। इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद समेशन ऑफ एक्स जो आ रहा है एक्स डायरेक्शन में वो कितना आ रहा है, समेशन ऑफ एक्स जो आएगा एक्स डायरेक्शन में वो आएगा मेरा -3, और जो समेशन ऑफ वाई डायरेक्शन में आएगा वो आएगा मेरा -3√3। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो मेरा रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा, तो रिजल्टेंट यहाँ से आ जाएगा तो 6 न्यूटन, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 6 न्यूटन। सिंपल इसमें वही था, टोटल फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ देना है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, इसके बाद इसका रिजल्टेंट निकाल देना, तो रिजल्टेंट आएगा वही इक्वल मेरा ये आ जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट है द लाइट framework so in figure is supported by the vertical force hooks P and Q and carries a load so in figure the
फोर्स इन द ए बी मेंबर में फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स दिया हुआ है फ्रेम में। ए बी मेरा कौन सा, ए बी ये है, ए बी मेरा दिया हुआ है इस तरह से। तो हम लोग जानते हैं बाय द रूल ऑफ ट्रस का जो प्रॉपर्टी जो होता है कि अगर किसी एक पॉइंट पे दो लोड, एक पॉइंट पे तीन लोड लग रहा है तीन डायरेक्शन में, और इसमें से दो जो लोड मेंबर है, तो दो मेंबर है वो लीनियर है एक दूसरे का, तो कह सकते हैं कि तीसरा फोर्स जो मेंबर है उसमें जो लोड होगा वो जीरो होगा। पहला प्रॉपर्टीज है। और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर दो मेंबर एक जॉइंट से कनेक्टेड है और उस जॉइंट पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो कह सकते हैं कि दोनों मेंबर में जो लोड होता है वो जीरो होता है, दोनों मेंबर में जो फोर्स होता है वो जीरो होता है। ये दो प्रॉपर्टीज इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तीसरी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट अगर ए पे देखा जाए, मीन्स जॉइंट ए पे देखा जाए, तो दो मेंबर है और पॉइंट जॉइंट ए पे कोई भी लोड नहीं एक्ट कर रहा है या कोई फोर्स नहीं है, तो कह सकते हैं कि मेंबर ए बी और मेंबर पी ए में जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। मेरा ए बी में पूछ रहा था, ए बी में फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, तो वो मेरा जीरो हो जाएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट है एट द फोर्स सिस्टम सो इन फिगर द फोर्स सी ए शुड बी। फोर्स सिस्टम दिया हुआ तो सी में फोर्स कितना होगा, सी ए का फोर्स अगर देखा जाए, सी ए में पूछ रहा है अगर ये 3 है, ये 4 है, ये तो ये कितना हो जाएगा 5 इस तरह से। तो यहाँ पर मेरा दिया हुआ था, अगर ए बी में देखा जाए तो ये मेरा 3 दिया हुआ था, ये 4 दिया हुआ था, तो ये कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। बस इसका डायरेक्शन जो है वो उल्टा है इससे, तो यहाँ से -5 कर सकते हैं। अगर सीक्वेंस से अगर देखा जाए तो एक क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका डायरेक्शन होगा -5 हो जाएगा, रिजल्टेंट 5 और डायरेक्शन अपोजिट इसलिए -5 हो जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट है टू कोप्लेनर कॉन्ग्रेनेंट फोर्सेस P1 एंड P2 बोथ आर 2T। टू फोर्स दिया हुआ है P1 एंड P2, दोनों का जो वैल्यू है 2T दिया हुआ है। एक्ट एट द O, एक्ट ऑन द लेमिना एट एंगल 45 डिग्री। फिगर में दिया हुआ है, फिगर में इस तरह से लगा हुआ, दो फोर्स लगा हुआ, फर्स्ट फोर्स और सेकंड फोर्स, दोनों का वैल्यू 2T दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है इसमें वो देखते हैं। फ्रॉम द डायग्राम द फोर्स आर ऑन द अप्लाइड O इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो फोर्स लगता है वो टोटल रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, बट जो इसका डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, अपोजिट जो होगा इसका डायरेक्शन जो होगा अपोजिट टू रिजल्टेंट। तो टोटल जो फोर्स लगेगा इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए जो टोटल फोर्स लगता है वो रिजल्टेंट फोर्स लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्स जो लगता है रिजल्टेंट फोर्स लगता है, और इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट लगता है, किससे, अपोजिट डायरेक्शन टू रिजल्टेंट। तो यहाँ पर सब देखते हैं, इसका अगर रिजल्टेंट देखा जाए, ये किधर लग रहा था किधर लग रहा था, तो इसका रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट मेरा किधर हो जाएगा, अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो इस तरह से ये हो जाएगा, ये एक P2 इधर लग रहा था, तो रिजल्टेंट मेरा ये हो जाएगा, ये मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा। अब रिजल्टेंट ये हो गया, तब इक्विलिब्रियम में पूछ रहा है, तो ये मेरा रिजल्टेंट अगर इसका देखा जाए ये दोनों का, तो एक इधर से है एक इधर से है, तो इसका रिजल्टेंट मेरा इधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और इसका इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो एक इधर था और मेरा एक ये इधर था P2, सॉरी ये मेरा P1 हो गया और ये मेरा P2 हो गया। तो रिजल्टेंट इसका जो होगा इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट हो जाएगा R इक्विलिब्रियम, या कह सकते हैं इक्विलिब्रियम जो करने रिजल्टेंट लगेगा इधर से, तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मेरा इस तरह से फिगर इसका बनेगा। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं इसमें कौन सा दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसका देखा जाए तो ऑप्शन मेरा दैट इज बी दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। एक और आंसर है इसका, एक और ऑप्शन अगर देखा जाए तो एक ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, अगर इसमें सिर्फ रिजल्टेंट पूछता तो ये तो रिजल्टेंट मेरा ये हो जाता, बट इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मेरा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए गिवन सिस्टम ऑफ द कोप्लेनर फोर्सेस इफ द पोल O ऑफ द फोर्स पॉलीगॉन मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन OP, then the sides of the conical polygon should rotate about the fixed point, all of the which lies on। कह रहा है कि फॉर ए गिवन सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स का एक सिस्टम दिया हुआ है, पोल O ऑफ द फोर्स पॉलीगॉन मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के अबाउट मूव कर रहा है, तो पूछ रहा है द साइड्स ऑफ द फोनिकल पॉलीगॉन, तो साइड जो होगा फोनिकल पॉलीगॉन का तो किस तरह से रोटेट करेगा।
रोटेट अबाउट फिक्स्ड पॉइंट ऑल ऑफ विच, तो जो फिक्स्ड पॉइंट जो है वो रोटेट करेगा कैसे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ओपी, वही स्ट्रेट लाइन की ओर मूव करेगा और किसके अबाउट, जो लाइन ओपी था स्ट्रेट लाइन उसी के अबाउट पैरेलल होगा और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, दैट इज ए। नेक्स्ट है इन ए कैंटिलीवर बीम द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज इक्वल टू, कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, सेक्शन गिवन द बीम इज इक्वल टू, अगर कैंटिलीवर बीम देखा जाए इस तरह से एक बीम होता है, कैंटिलीवर बीम है तो पूछ रहा है बेंडिंग मोमेंट, एरिया ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन द फ्री एंड ऑफ द बीम एंड सेक्शन। अगर इसको बेंडिंग मोमेंट देखा जाए, अगर मान लिया जाए बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट का हम लोग जानते हैं चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू शियर फोर्स, या कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर शियर फोर्स, तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ शियर फोर्स, एरिया ऑफ शियर फोर्स। तो यहाँ से कह सकते हैं ऑप्शन कि एरिया ऑफ द शियर फोर्स, एरिया ऑफ शियर फोर्स बोल रहा है किसका, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन द फ्री एंड ऑफ द बीम एंड द दैट सेक्शन। अगर ये मोमेंट है इस सेक्शन पे निकालना है तो फ्री एंड से इस सेक्शन पर के बीच का जो एरिया होगा उसी को हम लोग शियर फोर्स का, अगर इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए, इस पॉइंट बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो इस पॉइंट से लेकर के फ्री एंड तक के जो शियर फोर्स डायग्राम का एरिया होगा वही इसका बेंडिंग मोमेंट होगा। तो एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन फ्री एंड से बीम एंड दैट सेक्शन, जिस सेक्शन पे हमको बेंडिंग मोमेंट चाहिए, एट एनी सेक्शन पूछ रहा था ना, तो जिस सेक्शन पे हमको बेंडिंग मोमेंट चाहिए उस सेक्शन से फ्री एंड तक के जो शियर फोर्स डायग्राम का एरिया होगा उस एरिया को हम लोग बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, दैट इज ए। नेक्स्ट है पूछ रहा है क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया हुआ है और स्केल दिया हुआ है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन दिया हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा गिवन द बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड वुड बी, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखा जाए 1 सेंटीमीटर वाला 2 किलो न्यूटन दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 2 किलो न्यूटन, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वहाँ से क्या लिख सकते हैं, और दूसरा क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस हो गया वो कितना हो जाएगा 2 मीटर, और ये जो लोड यहाँ पे लग रहा है, लोड डायग्राम अगर देखा जाए तो लोड दिया है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 न्यूटन, तो 3 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा 6 kN हो जाएगा। तो टोटल बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, बेंडिंग मोमेंट बराबर लोड इंटू डिस्टेंस, लोड मेरा हो गया 6 और डिस्टेंस हो गया 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 तो हो जाएगा 12, दैट इज 6 × 2 इज इक्वल टू 12, दैट इज डी। सिंपल मल्टीप्लाई करना था। सेगमेंट ऑफ फोर्स पॉलीगॉन, अपनी मैचिंग का क्वेश्चन है, सेगमेंट ऑफ फोर्स पॉलीगॉन, सेगमेंट ऑफ फोनिकल पॉलीगॉन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अभी हम लोग देखे थे कि डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट एंड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द फोर्स पॉलीगॉन, जो रिजल्टेंट होता है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ फर्स्ट पॉइंट, अगर ये मेरा ये है तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट का जो मैचिंग होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट के लिए क्या होता है, लाइनिंग ज्वाइन द फर्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द फोर्स पॉलीगॉन। अभी हम लोग देखे तो ये फोर्स है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाते हैं तो इसको रिजल्टेंट बोलते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को मिलाते हैं, मीन्स इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा अपोजिट होता है। तो डायरेक्शन जो होगा इक्विलिब्रियम का वो लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को मिलाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग द लास्ट पॉइंट एंड द फर्स्ट पॉइंट, मतलब ये लास्ट हो गया और ये मेरा फर्स्ट हो गया, तो इस तरह से अगर इसको मिलाएंगे मीन्स लास्ट से फर्स्ट की ओर आएगा तो उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और फर्स्ट से लास्ट की ओर जाएगा तो हम लोग इसको रिजल्टेंट बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट से लास्ट की ओर जाते हैं तो रिजल्टेंट और लास्ट से फर्स्ट की ओर आते हैं तो इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये मेरा इक्विलिब्रियम हो जाएगा 4 और सी का जो रिजल्टेंट हो गया वो मेरा फर्स्ट से लास्ट की ओर जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ये रिजल्टेंट हो गया फर्स्ट से लास्ट की ओर। तो सी के 3 डी के 4, दो तो मैच हो गया 3 4, यहाँ पर 2 ऑप्शन, अब एक 2 को देखना पड़ेगा। तो सेगमेंट ऑफ फोनिकल पॉलीगॉन और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, अच्छा
तो हो गया ना सेगमेंट ऑफ फोर्स पॉलीगॉन और सेगमेंट ऑफ फोनिकल पॉलीगॉन। तो सेगमेंट ऑफ जो फोर्स पॉलीगॉन होता है, फोर्स पॉलीगॉन होता है वो पैरेलल होता है किसका, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का। जो पैरेलल होता है किसका, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का। और जो फोनिकल पॉलीगॉन होता है वो किसका पैरेलल होता है, लाइन जॉइनिंग द एंड्स ऑफ वेक्टर का। लाइन जॉइनिंग जो होता है एंड्स ऑफ वेक्टर एंड द पोल, पोल और वेक्टर के जो लाइन जॉइनिंग है उसके पैरेलल होता है। बट फोर्स पॉलीगॉन जो होता है पैरेलल किसको होता है, तो फोर्स का। तो यहाँ से कह सकते हैं 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, दैट इज बी। सिंपल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही था कि इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम कहाँ से होता है, जब मेरा लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट की ओर मैच करता है तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जब मेरा फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट की ओर डायरेक्शन रहता है तो उसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ द कोप्लेनर फोर्सेस। फिर से रिजल्टेंट पूछ रहा है, कोप्लेनर कॉन्क्रीट सिस्टम फोर्स F1 F2 F3 F4 सो इन फिगर। इस तरह से दिया हुआ फिगर, इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है। अगर इसका हम ब्रेक किया जाए, इसको अगर हम एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो अगर रिजल्टेंट निकाला जाए तो इधर 10 है, इधर 30 है, इसको ब्रेक करेंगे तो मेरा इधर आ जाएगा Fx और एक इधर Fx और Fy दोनों का वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, इसको ब्रेक करेंगे 45 है, इधर 45 जाएगा तो इधर से आ जाएगा मेरा 20 30, 20 टू 30, तो मेरा इधर आ जाएगा मेरा 20। इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा कितना, इधर डायरेक्शन में, तो इधर आ जाएगा मेरा 20, तो इधर भी 20 इधर भी 30। तो कह सकते हैं कि 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। मीन्स दोनों डायरेक्शन में जो आ रहा है वो मेरा 0 ही आ रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स मेरा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर द कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ द फोर्स सो इन फिगर द सिस्टम विल बी। सिस्टम पूछ रहा है क्या चीज में होगा। तो इसको अगर हम सबसे पहले रिजल्टेंट निकालते हैं तो इसको हम ब्रेक करेंगे F3 को, तो F3 को इधर करेंगे तो F3 cos 45, इधर करेंगे तो F3 sin 45। sin 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग F/√2, और इधर भी आ जाएगा F/√2, F3/√2। इसको ब्रेक कर रिजल्टेंट निकालेंगे तो F को पता नहीं है, इसको रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, इन द इक्विलिब्रियम इफ F3 बराबर 10, इन इक्विलिब्रियम F3 बराबर इतना विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम वाट एवर द वैल्यू ऑफ F3। F3 का कोई भी वैल्यू के लिए जो इक्विलिब्रियम में ये नहीं आएगा। तो कह सकते हैं कि F जो है कोई भी वैल्यू के लिए 0 नहीं आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो यहाँ से D सही है इसका। नेक्स्ट है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स स्टेट दैट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स क्या स्टेट करता है, टू फोर्सेस एक्टिंग simultaneously at a point be represent in magnitude and direction by two adjacent sides of the parallelogram. The resultant may be represent in magnitude and direction by। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, वो यहाँ पे इसका थ्योरम दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम जो लॉ होता है, इसको रिजल्टेंट जो होता है, डायगोनल जो होता है, वो पास करता है कहाँ से। अब मान लिया जाए दो, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, मान लिया जाए एक लोड इधर से लग रहा था मेरा, या इस तरह से नहीं है, एक ये लोड है एक ये लोड है। तो इसका जो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कहाँ से पास करेगा, ये दोनों के ओरिजिन से पास करता है और इस तरह से। तो ये फोर्स और ये फोर्स, ये मेरा रिजल्टेंट होता है। यही कहता है पैरेललोग्राम लॉ, टू फोर्सेस कनेक्टेड देन दैट डायगोनल ऑफ दैट मेंबर इज नोन एज रिजल्टेंट। यही है पैरेललोग्राम लॉ। तो कह रहा है कि पैरेललोग्राम लॉ फोर्स स्टेट दैट इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, द रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो रिजल्टेंट होगा इसका तो क्या होगा, तो ये डायगोनल होगा। ये दो फोर्स का जो अगर मान लिया जाए ये पैरेललोग्राम है, तो एक फोर्स मेरा ये लग रहा है, दूसरा फोर्स ये लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट होता है, तो इसका जो डायगोनल होता है उसी को रिजल्टेंट बोलते हैं, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं। तो लॉन्गर साइड ऑफ द अदर टू साइड, लॉन्गर साइड नहीं होता, शॉर्टर साइड भी नहीं होता, डायगोनल होता है। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच डज नॉट पास लिखा हुआ है, तो नॉट पास नहीं है, ओरिजिन से पास करता है। डज नॉट पास इंटरसेक्शन, मीन्स दोनों जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन से डायगोनल पास करेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ डू नॉट पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट पास, तो ये भी मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं,
डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पाइप, डायगोनल तो होगा, विच पासेस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी हम लोग देखें ये पैरेललोग्राम था तो रिजल्टेंट जो था ये डायगोनल था और कहाँ से पास कर रहा, कि दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से मेरा पास कर रहा, तो इसको कह सकते हैं कि रिजल्टेंट है। तो ये मेरा सही आंसर हो गया पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, in order to find the resultant of system, in order to find resultant of system of coplanar forces, coplanar system forces, the correct sequence of the graphical procedure, ग्राफिकल प्रोसीड्यूर पूछ रहा है, तो कोप्लेनर सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना है तो ग्राफिकल का जो स्टेप है, ग्राफिकल का जो निकालने ग्राफिकल मेथड से वो स्टेप पूछ रहा है कौन सा होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले जो होता है स्पेस डायग्राम सबसे पहले इसमें होता है, तो देख लेते हैं स्पेस डायग्राम। तो सबसे पहले स्पेस डायग्राम ठीक है, इसमें भी है, इसमें उसके बाद फोर्स पालीग्राम, उसके बाद जो होता है स्पेस के बाद फोर्स होता है, ठीक है, पॉलीगॉन फोनिकल सबसे लास्ट में होता है। तो सबसे मोस्ट जो प्रोसीड्यूर है इसका ग्राफिकल निकालने का वो स्पेस डायग्राम, फोर्स डायग्राम, पोलर डायग्राम और फोनिकुलर डायग्राम, दैट इज सी। नेक्स्ट क्या करा, 3 कोप्लेनर फोर्सेस P1 P2 P3 बोथ 3 आर इक्वल टू T मीट एट ए जॉइंट ओ सो इन फिगर। तीनों दे रहा था, क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द फोर्स डायग्राम देन द रिजल्टेंट आर टू बी अप्लाइड एट द ओ इन द सेम प्लेन टू कीप देयर जॉइंट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में लाने के लिए रिजल्टेंट अप्लाई करना है, तो कहाँ पे अप्लाई करेगा वो पूछ रहा है। सिंपल सा अगर देखा जाए, अगर सबसे पहले इसका रिजल्टेंट निकालते हैं इसको, तो रिजल्टेंट का हम लोग पहले इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम जो होता है इसका जो डायरेक्शन होता है इक्विलिब्रियम का वो अपोजिट होता है किससे, तो रिजल्टेंट से डायरेक्शन। तो पहले दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों का रिजल्टेंट अगर देखा जाए दोनों का तो इस डायरेक्शन में आएगा, इसके बाद ये दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो मेरा इस डायरेक्शन में आएगा। तो ओवरऑल अगर रिजल्टेंट देखा जाए इसका, तो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ओवरऑल अगर रिजल्टेंट देखा जाए इसका तीनों का, तो अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो मेरा तीनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, मान लीजिए दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो इधर की ओर आएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो फिर इधर की ओर आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है इसका कि ओवरऑल अगर रिजल्टेंट देखा जाए इसका तो मेरा इस डायरेक्शन में आएगा ओवरऑल रिजल्टेंट। इस डायरेक्शन था, ये था, दूसरा मेरा इस डायरेक्शन का था और ये तीसरा इस डायरेक्शन में था। ये दोनों का रिजल्टेंट किया तो इधर आया था, ये दोनों का रिजल्टेंट किया तो मेरा ये आया था। तो रिजल्टेंट जो आया तो मेरा इस डायरेक्शन में आया, दैट इज आर। बट पूछ रहा है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा इस टाइप से, डायरेक्शन इस टाइप का हो जाएगा और फोर्स जो लगेगा मेरा इस डायरेक्शन का, एक इधर लग रहा था एक इधर लग रहा था, तो एक इसको अगर हम इधर है तो इसको इधर मान लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से कहते हैं, इसका फोर्स को इधर ले जा रहा है, इसका फोर्स को परपेंडिकुलर किस तरह से लिखते हैं, ये लिख सकते हैं। तो जो ये रिजल्टेंट आ रहा था ये इस तरह से बन रहा था रिजल्टेंट। तो ये जो मेरा था रिजल्टेंट का डायरेक्शन था, ये मेरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन था, ये फोर्स था एक फोर्स था ये, एक फोर्स था ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन था। तो इक्विलिब्रियम का जो डायरेक्शन होगा सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा इसका। ऑप्शन देख लेते हैं, अगर देखा जाए ये डायरेक्शन तो ये मेरा रिजल्टेंट का है, ठीक है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन सही है, बट हमको इक्विलिब्रियम निकालना है तो इक्विलिब्रियम इसका डायरेक्शन जो है, इक्विलिब्रियम का जो है इसका डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या कर रहा है, ए कैंटिलीवर ट्रस विथ जॉइंट लेवल एज 1 2 3 सो इन फिगर कैरीज वर्टिकल लोड 10 kN एट द जॉइंट 2 पे 10 kN लोड लग रहा है। तो पूछ क्या रहा था, फोर्स डायग्राम ड्रा एट जॉइंट 2 इज गिवन बाय, 2 पे फोर्स लगा हुआ है 10 kN का। तो पूछ रहा है अगर मान लिया जाए जॉइंट मेरा 2 है, 2 पे एक फोर्स लग रहा है मेरा यहाँ से 10 kN, तो इस पर जो फोर्स और एक निकालेंगे तो एक लोड इधर की ओर लग रहा है, एक मेरा इधर की ओर लग रहा है, तो दोनों मेंबर में फोर्स आएगा यहाँ से। तो फोर्स आएगा तो इस तरह से मेरा जो डायग्राम बनेगा फोर्स डायग्राम, तो कैसा बनेगा, एक वर्टिकल है तो ट्रायंगल टाइप का बनेगा। तो कह सकते हैं कि एक वर्टिकल जाएगा और साइड में जो है इस तरह से बनेगा, ये मेरा फोर्स डायग्राम बनेगा। तो ट्रायंगल शेप देख लेते हैं कहाँ बना हुआ, ट्रायंगल शेप बना हुआ है, और जो एम है, एल है और एन है, तो जो बनेगा वो मेंबर वो एल एम वर्टिकल होगा और एल एन इंक्लाइंड होगा। तो ये मेरा इस तरह से बन रहा है, यहाँ ये इस डायरेक्शन में लगेगा, एक डायरेक्शन में ये लग रहा था, इस तरह से मेरा फोर्स बन रहा है। तो फोर्स देख लेते हैं इसमें किस में दिया हुआ है, दैट इज सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिगर शोन फोनिकल पॉलीग्राम
फोनिकल डायग्राम एंड द पोलर डायग्राम, दो डायग्राम दिया हुआ है। फॉर ए बीम सब्जेक्टेड टू वर्टिकल फोर्स एक्स इन द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द वेक्टर लाइन, एक दिया हुआ फोर्स पॉलीगॉन, एक दिया हुआ फोनिकल पॉलीगॉन। ये फोनिकल पॉलीगॉन, ये फोर्स पॉलीगॉन, दो दिया हुआ है और दोनों का दिया हुआ। तो एक्स पूछ रहा है, एक्स और ऑर्डिनेट दिया हुआ है दोनों। तो पूछ क्या रहा है इसमें, इफ़ एक्स इज डबल देन द ऑर्डिनेट इन द फोनिकल डायग्राम विल बी। अगर एक्स को डबल कर दिया जाए तो एक्स को अगर डबल कर दिया जाए तो इसमें क्या होगा वो पूछ रहा है। ये फोनिकल पॉलीगॉन था और ये फोर्स पॉलीगॉन था। तो अगर एक्स को डबल कर देते हैं, इफ़ एक्स इज डबल देन द ऑर्डिनेट इन द फोनिकल पॉलीगॉन, तो एक्स अगर डबल करते हैं तो ऑर्डिनेट जो होगा इसका आधा हो जाता है। एक्स को अगर डबल करते हैं तो ऑर्डिनेट इसका आधा हो जाता है। फोनिकल पॉलीगॉन अगर फोर्स पॉलीगॉन का अगर मान लिया एक्स है तो जो फोनिकल पॉलीगॉन है वो x/2 रहता है, इससे आधा होता है। इसको डबल करते हैं तो ये आधा हो जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इन ए बीम ए बी सपोर्ट ए इज हिंज एंड द सपोर्ट बी इज रोल्ड एंड सो ऑन फिगर। तो बोल रहा था डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एट ए एंड बी। तो डायरेक्शन लगेगा ए और बी पे, तो इस पे जो लगेगा तो इनक्लाइन लगेगा, इनक्लाइन है तो इनक्लाइन लगेगा। और इस पे जब इनक्लाइन लगेगा तो इस पे भी एक इनक्लाइन लगेगा, इनक्लाइन फोर्स लगेगा। ये दोनों बैलेंस करेगा, इस तरह से इसका लगेगा। तो अब इसका देखते हैं रिजल्टेंट जब भी होगा तो दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे वर्टिकल नहीं होगा, इनक्लाइन होगा। यहाँ से अप्रोप्रिएट देखा जाए तो ये भी देखिए इनक्लाइन पे है, ये भी इनक्लाइन पे है, तो बैलेंस कर रहा है। ये डायरेक्शन इसका इधर नहीं होगा, ये गलत है, ये इसका डायरेक्शन गलत है, इसका डायरेक्शन गलत है। तो अप्रोप्रिएट आंसर मेरा सी है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक दिया हुआ डायग्राम ट्रस का क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, द फिगर 11.17 फोर्स इन द मेंबर ए आई में फोर्स कितना हो रहा है वो पूछ रहा है। ए आई देख लेते हैं कहाँ पे है, ए और आई, ए पॉइंट है, ये आई पॉइंट। ये मेंबर में पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा। तो फोर्स अगर देखा जाए यहाँ से तो फोर्स इन ए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री दिया हुआ है तो 30 डिग्री और इधर दिया हुआ 50 50 50 मीन्स अगर इसको ब्रेक करें तो ये कोस थीटा इधर साइन थीटा। तो अगर एफ ए आई इसमें मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो इसको ब्रेक करेंगे तो इधर आएगा कोस थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा कितना एफ कोस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आएगा मेरा एफ साइन थीटा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल ओवरऑल लोड लग रहा है डाउनवर्ड कितना 50 50 50 मीन्स 150। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 150, या एफ ए आई साइन 30 इज इक्वल टू 150। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा मेरा 300। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा एफ ए आई इज इक्वल टू 150 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 300। तो 300 ऑप्शन देख लेते हैं, 300 न्यूटन। अच्छा एक कंप्रेशन और टेंशन दो हुआ है। तभी हम लोग देखें यहाँ पर कि इस पॉइंट को हम लोग अगर पॉइंट से दूर जा रहा है, पॉइंट से दूर जा रहा है तो उसको टेंशन कहते हैं, पॉइंट से दूर जाता है तो उसको टेंशन कहते हैं, और पॉइंट की ओर जाता है तो उसको कंप्रेशन कहते हैं। किसी एक पॉइंट पे अगर लोड मेंबर लग रहा है तो पॉइंट की ओर अगर इसका डायरेक्शन रहता है फोर्स का तो ये कॉम्प्रेसिव रहता है, और अगर पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन रहता है मीन्स टुवर्ड्स द पॉइंट अवे फ्रॉम पॉइंट देन स्टे टेंशन रहता है। ठीक है, अगर टुवर्ड्स पॉइंट रहा, पॉइंट की तरफ रहा तो कॉम्प्रेशन, और पॉइंट से दूर रहा तो टेंशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इसको बैलेंस करना है डाउनवर्ड है तो जब भी बैलेंस होगा तो अपवर्ड की ओर डायरेक्शन, मतलब जो फोर्स लग रहा है आई पॉइंट पे तो एक ये मेरा डायरेक्शन है किसका एफ ए आई साइन थीटा का, मीन्स पॉइंट टुवर्ड्स पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन जो इसका टुवर्ड्स पॉइंट है। तभी तो इसको ब्रेक करेंगे तो एक मेरा उधर जाएगा, तभी बैलेंस होगा मेरा इधर इसका 150 से। तो मेरा जो डायरेक्शन आएगा एफ ए आई वो क्या है कॉम्प्रेसिव हो गया। यहाँ से तो कॉम्प्रेसिव पॉइंट टुवर्ड्स द पॉइंट है, टुवर्ड्स द जॉइंट है, तो कॉम्प्रेसिव हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड कितना आया था 300 न्यूटन। तो 300 केन और कॉम्प्रेसिव, 300 केन और कॉम्प्रेसिव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड इन सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स का सिस्टम इसमें से कौन होगा वो पूछ रहा है। तो ए रिजिड ए प्लेन
पिन जॉइंटेड ट्रेस, जो ट्रेस होता है वो कोप्लेनर फोर्सेस होता है, दैट इज ए पिन जॉइंटेड ट्रेस। ये जो होगा कोप्लेनर फोर्सेस होगा। कोप्लेनर कहने का मतलब है कि द फोर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लगता है, उसको कोप्लेनर बोलते हैं। पिन जॉइंट है और ट्रेस है तो इसका कोप्लेनर। नेक्स्ट है 3 कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस दिया हुआ मैग्नीट्यूड 1W 2W एंड 4W आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल शोन फिगर। स्पेस डायग्राम फिगर, स्पेस डायग्राम बोल रहा है इसको निकालने के लिए। तो स्पेस डायग्राम अगर देखा जाए इसका, तो एक 2 लग रहा है, 4 लग रहा है, 1 लग रहा है, तो इसका स्पेस डायग्राम कितना हो जाएगा? अगर इसका स्पेस डायग्राम देखा जाए तो मेरा 4 को कंपोनेंट तोड़ेंगे, 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, तो एक मेरा वर्टिकल आ जाएगा, एक मेरा वर्टिकल में आएगा, 2 मेरा हॉरिजॉन्टल में आएगा। और अगर इसको और 4 को 2 पार्ट में ब्रेक करें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये मेरा इंक्लाइन में आ जाएगा, दैट इज इस तरह से, तो ये मेरा 4 आ जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसको और अगर हम आगे बढ़ाएं इसको कंपोनेंट के साथ, तो इस तरह से ये हो जाएगा और ये मेरा 1 आ जाएगा। इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ये मेरा 1 हो गया था, ये मेरा 4 हो गया था, ये मेरा 2 हो गया था। या कह सकते हैं कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मेरा 4 हो गया और ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। तो पूछ क्या रहा है इसमें? स्पेस डायग्राम बनाने बोला था इसका, फोर्स डायग्राम, वेक्टर डायग्राम निकालने बोला। तो वेक्टर डायग्राम इसका देखा जाए, सबसे बेस्ट वेक्टर डायग्राम इसमें कौन सा होगा? तो 1 रिजल्टेंट, ये नहीं रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, 1 नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ना। 1 जो है मेरा, 1 का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ये ओरिजेंटल है, ये इंक्लाइन है, तो 1 डाउनवर्ड की ओर होगा, लेकिन यहाँ पर 1 मेरा अपवर्ड है, तो ये गलत है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मेरा 1 डाउनवर्ड है, ये ओरिजेंटल, इस डायरेक्शन, ये मीन्स एप्रोप्रिएट आंसर मेरा बी जो इसका हो गया वेक्टर डायग्राम हो गया। नेक्स्ट है फ्रॉम ए सर्कुलर प्लेट diameter D whose center is C, another circular plate of diameter AC is cut, removed and kept of CV as shown in figure, then the thickness of the plate is uniform, the thickness जो है उसका यूनिफॉर्म है, the shift the centroid due to this operation। ये फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि पहले इस तरह से बना हुआ था, अब क्या कर रहा है कि इस पार्ट को AC को काट करके यहाँ से यहाँ पुट किया गया, यहाँ पर से कट किया गया है, यहाँ पर इसको पुट किया गया है, तो इसका जो CG है वो कितना शिफ्ट होगा? तो CG का सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, A इंटू एक्स बार इज इक्वल टू A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार एंड सो ऑन। तो हम लोग A टोटल ओवर एल निकाल लेंगे, एक्स बार निकालना है, A1 अगर देखा जाए तो टोटल का निकाल लेंगे, एक्स बार इसको 0 मान लेंगे इनिशियल पॉइंट का, ये हो जाएगा। और दूसरा जो A2 अगर मान लिया जाए, इसको हम लोग A1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो A1 एरिया हो जाएगा π/4 d², A2 मेरा माइनस में आ जाएगा क्योंकि कट हो रहा है, π/4 इसका जो d दिया हुआ होगा वो, और A3 जो होगा वो प्लस में हो जाएगा कितना, सेम इसका, इससे निकाल लेंगे A1 x1, 3 निकल जाएगा, यहाँ से x बार का वैल्यू आ जाएगा, x बार का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, तो dy8 आ रहा है, दैट इज dy8 आ रहा है। तो dy8 राइट साइड ऑफ C, राइट साइड ऑफ C करने का मतलब है कि जो अगर पहले यहाँ था तो अब इससे जो शिफ्ट हो जाएगा इधर, क्योंकि मास इधर शिफ्ट हो रहा है, तो जो CG है इसका इधर की ओर ही शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा? तो dy8 से शिफ्ट होगा। सिंपल सा फॉर्मूला शिफ्ट लगाना, तो इसको अगर 1 मान लेता है, इसको 2 मान लेता है, 3 मान लेता है, तो A1 x1 माइनस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइड बाई A1 माइनस A2 प्लस A3, ठीक है, डिवाइड इज इक्वल टू एक्स बार का वैल्यू निकालना है, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा, कितना आ रहा है, dy8 आ रहा है। नेक्स्ट है द प्रोपोर्शन ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सॉरी, द प्रोपोर्शन ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द सेंट्रॉइड एक्सिस टू सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द बेस ऑफ द रेक्टेंगल। कह रहा है कि रेशियो पूछ रहा है किसका, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइड एक्सिस टू सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द बेस ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक बार बोल रहा है कि इसका CG से निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बार क्या बोल रहा है, इसका बेस से निकालना है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो इससे जानते हैं कितना होता है, mb² डिवाइड बाई 12 या फिर b/dq 12/12 होता है, और बेस से निकालेंगे तो b/dq/3 होता है। तो अगर पहला केस में देखा जाए तो CG के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
BDQ डिवाइड बाई 12। और दूसरा केस में अगर बेस के बोर्ड देखा जाए तो कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया BDQ बाई 3। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, AC कैंसिल, 3 3 4 3 4 जा 4, तो कितना आ गया मेरा 1/4। दैट इज दोनों का जो रेशियो आ गया वो मेरा 1/4, दैट इज ए। नेक्स्ट है ए बीम ABC simply supported at A and B with an overhanging BC as shown in figure. It carries load as shown in figure. Both the reaction are equal, then the W will be। अगर दोनों रिएक्शन जो है इक्वल हो जाए, कहने का मतलब जो रिएक्शन है RA और RB का दोनों इक्वल हो जाए, मीन्स RA बराबर RB हो जाए, तो W का वैल्यू क्या होगा वो पूछ रहा है। तो W बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको RA निकालते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग समेसन ऑफ मोमेंट एट A बराबर 0 करेंगे तो मेरा RB आ जाएगा। समेसन ऑफ मोमेंट एट B इक्वल टू 0 करेंगे तो मेरा RA आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व किए तो RA का जो वैल्यू मेरा आ रहा है वो और RB का वैल्यू वो दोनों मेरा इक्वल आ जाएगा। यहाँ से तो RA का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा 16P माइनस 2W/6, और RB का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 8P प्लस 8W डिवाइड बाई 6। दोनों को इक्वेट किए, इक्वेट करने के बाद जो रिलेशन आ रहा है W का, और W बराबर कितना आ रहा है मेरा 4P डिवाइडेड बाई 5, 4P डिवाइड बाई 5। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से, तो ऑप्शन मेरा डी है। सिंपल सा, कुछ करना नहीं था इसमें। समेसन ऑफ मोमेंट B बराबर 0 और समेसन ऑफ मोमेंट एट A इक्वल टू 0, दोनों से सॉल्व करेंगे। RA का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से RB का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों इक्वेट करेंगे, रिलेशन आ जाएगा, दैट इज डी। नेक्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाई। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या देता है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाई, कहने का मतलब है जो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन किसके द्वारा मिलता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर देखा जाए dx/dt, ये मेरा वेलोसिटी देता है, ये गलत है। लेंथ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, तो लेंथ ऑफ वेलोसिटी, लेंथ नहीं, स्लोप रहता है यहाँ पे, तो सही है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, जो dv/dt मीन्स स्लोप ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यहाँ से कह सकते हैं कि जो dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो मेरा सी सही हो गया। नेक्स्ट है द पार्टिकल ऑफ मास 3 kg मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन डिक्सेलरेट uniform from the speed 40 meter per second to 20 meter per second in a distance of 300 meter. Before it come to rest, it will travel to further distance. कहने का मतलब इसका ये है कि एक बॉडी है, एक पार्टिकल बॉडी है जिसका मास 3 kg दिया हुआ है और स्ट्रेट लाइन में डिक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो स्पीड इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ था 40, u1 दिया हुआ, u2 दिया हुआ 20, is a distance of 300 meter. In a distance of 30 meter, before it come to rest, it will travel in further distance. तो कह रहा है कि अब u3 बराबर 0 हो जाए तो s बराबर कितना होगा फर्दर। u1 दिया हुआ है, u2 दिया हुआ है, u3 0 बोल रहा है, तो s कितना, यहाँ पे s दिया हुआ कितना 300, तो s लास्ट s पूछ रहा है जब u 0 होगा तब। तो इसमें हम लोग वेलोसिटी इक्वेशन जानते हैं क्या होता है, u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। अगर डिक्सेलेट करता है बॉडी तो डिक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं। u दिया हुआ मेरा, v कितना दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी मेरा दिया हुआ 20, यहाँ से 20 का स्क्वायर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी में दिया हुआ 40 का स्क्वायर करेंगे, 2as दिया हुआ मेरा 300, इसको सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि x निकालना है एवरी बार, तो फिर इसी फॉर्मूला में फर्स्ट केस में हम लोग निकालने हैं क्या, यहाँ से a का वैल्यू निकालनी है। सेकंड केस में क्या करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, 0 कर देना है। u का वैल्यू हम लोग पता है कितना हो जाएगा, इसमें जो इनिशियल इसका फाइनल था 20, तो इसको 20 स्क्वायर कर देंगे। a पता है, s यहाँ से निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो s का वैल्यू आ जाएगा। s का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, तो 100 मीटर आ रहा है, तो 100 मीटर इसका डी। सिंपल से एक इक्वेशन निकालना था, u स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, इस इक्वेशन से दो बार लगा करके निकाल देना। नेक्स्ट है ए बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग इन 12 मीटर पर सेकंड collide with another body of mass 8 kg and adheres to it
adheres to it, the resultant velocity of the total mass in the meter per second। करने का मतलब है एक बॉडी है मूव कर रहा है, दोबारा एक बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग, एक मूवी मूव कर रहा है अनदर बॉडी ऑफ मास, और दूसरा बॉडी जो है उसे जाके टकराता है और इसको अटैच हो जाता है दोनों में। देन द रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ रहा है कितना होगा, तो सिंपल लगाना m1v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू भी, ये मल्टीप्लाई कर देना। तो 8 से 12, 12 में से 12 तो कितना आ जाएगा मेरा, इसे डिस्टेंस सॉल्व करेंगे तो ये मेरा दिया हुआ था 4, ये मेरा दिया हुआ 12, 8 और ये मेरा 8 और दिए हुए तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, भी निकालना, 12 से 12 कैंसिल, तो v बराबर 4 मीटर पर सेकंड, दैट इज ए। सिंपल मोमेंटम इक्वेशन कंजर्व मोमेंटम करना है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, इसी इक्वेशन से बना देना। नेक्स्ट है ए हैवी इलास्टिक बॉल ड्रॉप फ्रॉम द सेलिंग ऑफ द रूम and after revolving once from the floor reach the height equal to 3/4 of the ceiling, then the coefficient of restitution क्या होता है, वो देखते हैं coefficient of restitution E is equal to velocity of separation divided by velocity of approach। पहले बोल रहा है कि अब सेलिंग से गिराया किसी बॉल को, में से एक h हाइट है, तो जो इस चार्ज से गिराया तो दूसरा जो हाइट होगा इसका तो 3h/4 बोल रहा है, 3/4 बोल रहा है h में, सेकंड h हाइट h है, 3h/4 है, फर्स्ट हार्ट में मेरा ये है। तो फर्स्ट वेलोसिटी निकालेंगे दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इससे निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, वेलोसिटी जानते हैं कितना होता है 2gh डिवाइड बाई 2g h2 e अप्रोच, तो h1 हो जाएगा, ये h2 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट 3h/4, h2 में आ जाएगा 3h/4 और h1 मेरा h था, यहाँ से कैंसिल किए कितना आ गया √3/4। √3/4 देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, √3/4 दैट इज बी। नेक्स्ट है एक बीम दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिगर करेक्ट रिप्रेजेंट द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द पोर्शन ऑफ लोडेड बीम। फ्री बॉडी डायग्राम पूछ रहा है, पोर्शन ऑफ द बीम लोडेड बीम सो इन फिगर बिटवीन सेक्शन ए सेक्शन पे पूछ रहा है फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा। तो ए पोर्शन पे कितना होगा, शियर फोर्स लगेगा, और एक अगर मान लीजिए इसको कट करके निकालते हैं तो देख रहे हैं कि एक फोर्स किधर लग रहा है, इसका एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है इधर की ओर, और एक इस पर क्या होगा मोमेंट लगेगा, ठीक है, एक मोमेंट लगेगा इसमें किधर से, अगर इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर देखा जाए तो मेरा हॉगिंग मोमेंट लग रहा है, इस तरह से हॉगिंग मोमेंट लग रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, मीन्स शियर फोर्स लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो इस तरह से देखा जाए तो मोमेंट तो लगेगा ही, तो ऑप्शन अगर देखा जाए इसमें तो कौन लग रहा है, इसमें देखा फोर्स नहीं लगा हुआ, सिर्फ फोर्स नहीं लग रहा, तो ये गलत हो गया, मोमेंट लग रहा है मेरा इसमें। तो एक मेरा तो इसमें डायग्राम अगर देखा जाए तो इसका एक यूडीएल नहीं लगा हुआ, यूडीएल इसमें किस में लगा हुआ, ऑप्शन मेरा बी जो है अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन द थिन यूनिफॉर्म लाइन आर शोन फिगर कंप्यूट फ्रॉम AD अलोंग द हॉरिजॉन्टल। तो सी जी का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो सी जी का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, AX बार इज इक्वल टू A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार। इसको एक मान लेते हैं पोर्शन, इसको एक मान लेते हैं, दोनों से निकाल लेते हैं, ए कितना हो जाएगा ये एरिया प्लस ये एरिया, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे तो एक्स बार का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना रहा है 22/7, 22/7, तो 3.14 दैट इज ए। नेक्स्ट है इन द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर concurrent forces so in figure R is the known as force, then find the unknown forces F1, all the forces are in the resolve in the direction। F1 का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो F1 कितना हो जाएगा, F1 का ऐसा नहीं, F1 जो होगा वो कितना होगा, तो ऑफ द फोर्स F1 क्या बोल रहा है, ऑल द फोर्सेस आर टू बी रिजॉल्व इन द डायरेक्शन। बोल रहा है कि F1 निकालने के लिए जो फोर्स है किसका डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे वो बोल रहा है। तो ऑफ द फोर्स F1 F डायरेक्शन में नहीं, तो फोर्स F2 डायरेक्शन F1 नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ F2। इसको अगर इसका डायरेक्शन का अगर इसको निकालना है, इस फोर्स को निकालना है, यहाँ पर समझना है, अगर F1 निकालना है तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो इसको कह सकते हैं कि नॉर्मल किसका हो गया,
नॉर्मल किसका हो गया, ये डायरेक्शन है और ये है F2, तो डायरेक्शन टू F2, नॉर्मल टू लाइन F2, दैट इज D। नेक्स्ट है ए मेटल ब्लॉक वेट 20 kgf rest on the horizontal surface with coefficient of friction 0.2 mm 0.22, then the horizontal force necessary to just move the block, horizontal force इसमें कितना लगेगा, तो horizontal force लगने के लिए हम लोग क्या चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, तो नॉर्मल फोर्स हो जाए एन क्या होगा यहाँ पे जो टोटल अगर होरिजेंटल प्लेन पे लगा हुआ तो जो नॉर्मल फोर्स होगा, अगर ये पॉइंट है तो इसका जो नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो कितना हो जाएगा, इसका वेट का बराबर हो जाएगा, जो वेट लग रहा है नीचे का वो, तो नॉर्मल फोर्स बराबर हो जाएगा वेट का, वेट कितना दिया हुआ है 20 kgf, तो यहाँ से दिया हुआ 0.22 इंटू 20, तो आ जाएगा मेरा कितना, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन इक्वल कह सकते हैं म्यू इंटू एम जी, तो या भी वेट कर सकते हैं 0.22 इंटू 20 या फिर 4.4, दैट इज सी। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ रिएक्शन RA and RB of then the ratio of reactions RA and RB of the simply separate beam shown in figure। अब इस फिगर में RA और RB का वैल्यू निकालना, फिर इसका रेशियो निकाल देना, सिंपल सा इसमें भी वही करना, समेशन ऑफ मोमेंट ए पे करेंगे 0 तो मेरा RB आ जाएगा, और समेशन ऑफ मोमेंट एट बी करेंगे 0 तो यहाँ से मेरा RA आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं तो RA का वैल्यू 6 आ रहा है और RB का वैल्यू भी 6 आ रहा है, दोनों का रेशियो करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा 1 आ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इसमें रेडियन पर सेकंड में बाय रोटेटिंग एन, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर जानते हैं कितना होता है 2 पाई n बाई 60, ठीक है। अगर एंगुलर वेलोसिटी देखा जाए, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है 2 पाई n डिवाइड बाई 60, और ये अगर पावर पूछता तो कितना होता है ओमेगा इंटू टी, या फिर कह सकते हैं 2 पाई n t डिवाइड बाई 60, 2 पाई n t डिवाइड बाई 60, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कितना था 2 पाई n बाई 60, 2 पाई n बाई 60 देख लेते हैं, 2 पाई n बाई 60 बी। नेक्स्ट है द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड ऑफ द पार्टिकल्स मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा दिया हुआ, द एक्सेलरेशन, तो अभी हम लोग देखे थे एक्सेलरेशन कितना होता है डी बाई डी टी इज नोन एज एक्सेलरेशन, तो इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3t² माइनस 2t, तो पूछ रहा है एक्सेलरेशन आफ्टर 3 सेकंड में पूछ रहा है, तो t बराबर हम लोग क्या पुट करेंगे, t बराबर 3 सेकंड, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 9 9 27 माइनस 6 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा 21, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है पेंडुलम ए हैज लेंथ एल, ए पेंडुलम ए हैज लेंथ एल एंड पेंडुलम बी हैज लेंथ 4l, देन पीरियोडिक टाइम ऑफ द पेंडुलम ए एंड बी विल बी, तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो कह सकते हैं कि टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल का, तो फर्स्ट केस में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एल है, सेकंड केस में कितना है 4l है, तो जो T1 हो जाएगा, अगर T1 को T मान लेते हैं तो T2 कितना हो जाएगा 4l है, तो यहाँ पे 2T हो जाएगा, तो वो रहा द पेंडुलम ए एंड बी विल बी इन द रेशियो ऑफ, तो रेशियो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे से देख रहे हैं कि T से T कैसा, तो बचा 1/2, दैट इज सी। सिंपल से इसमें याद रखना टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, दैट इज सी। नेक्स्ट है इन द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस व्हेन द फोर्स पॉलीगॉन क्लोज बट फोनिकल पॉलीगॉन डज नॉट क्लोज, फोर्स पॉलीगॉन जो है फोर्स पॉलीगॉन क्लोज है और फोनिकल पॉलीगॉन क्लोज नहीं है, तो बोल रहा है कि क्या होगा द इक्विवेलेंट टू कपल, अगर एक फोर्स पॉलीगॉन मेरा क्लोज है और फोनिकल पॉलीगॉन क्लोज नहीं है तो इसमें क्या आ जाएगा पॉलीगॉन, देन द फोर्स आर, तो फोर्स जो होगा कपल की फॉर्म करेगा, इक्विवेलेंट टू एक कपल, मतलब एक इधर से लगेगा एक इधर से लगेगा तो एक कपल की फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि फॉर्म है कपल। 2 शिप A and B lives in a port at the same time. The ship A moving north at 30 kmph and the ship B moving eastward at 40 kmph. The speed of B relative to A. कहने का मतलब ये है कि दो शिप है, हमारे एक पॉइंट यहाँ पे एक पोर्ट है
एक पोर्ट है, टू शिप ए एंड बी, दो शिप है, लिव एट ए पोर्ट, ई पोर्ट मान लीजिए ए है, पोर्ट एट द पॉइंट ए नहीं मान लेते, ए दिया हुआ शिप तो ए नहीं मान लेते, यहाँ पर मान लिया कोई पोर्ट है ओ, द शिप ए मूविंग नॉर्थ, शिप ए जो है नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, ए गया नॉर्थ की ओर, नॉर्थ 30 kmph, इसका जो वेलोसिटी दिया हुआ है 330 kmph दिया हुआ है, ठीक है, एंड द शिप बी मूविंग ईस्टवर्ड, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ईस्ट की ओर मूव कर रहा है एट 40 kmph, ये मान लिया बी है, ये मूव कर रहा है 40 kmph से, द स्पीड ऑफ बी रिलेटिव टू ए, स्पीड ऑफ बी पूछ रहा है रिलेटिव टू ए, वो कितना होगा, तो अगर रिलेटिव स्पीड देखा जाए यहाँ से, तो रिलेटिवली अगर स्पीड देखा जाए यहाँ से तो सिंपल सा है, रिलेटिवली अगर ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, ये मेरा 30 से जा रहा था, ये मेरा 40 से जा रहा था, तो अगर इसका रिलेटिव देखा जाए तो सिंपल सा अगर ट्रिक्स है तो 50 आएगा इसका, तो सिंपल सा है, ये मेरा 40 था, ये मेरा 50 का स्पीड है, तो 1 सेकंड में रिलेटिवली अगर पर सेकंड देखा जाए 1 आवर में, तो स्पीड ऑफ बी रिलेटिव टू ए अगर पर आवर देखा जाए 1 आवर के बाद तो मेरा 50 आ जाएगा, दैट इज डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, तो 4 कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग एट द पॉइंट, फोर्स लग रहा है एक पॉइंट पे, तो बोल रहा है द इक्विलिब्रियम, फिर से इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम जो होता है अपोजिट होता है किसका, अपोजिट टू रिजल्टेंट, इसका जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट के अपोजिट होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका इक्विलिब्रियम फोर्स पूछ रहा है सिस्टम का किधर होगा, तो सबसे पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसको ब्रेक करते हैं, ये डायरेक्शन का, इसको ब्रेक करेंगे, तो जो ब्रेक करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा इसका वो किधर आएगा वो देखते हैं, तो अगर ये 100 है ये 100 है, दोनों का करेंगे तो इसका रिजल्टेंट मेरा इधर 100 आ जाएगा, ये 200 है ये 200 है, तो दोनों का रिजल्टेंट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा कितना 200, 200√2, इधर 100√2, इसको रिजल्टेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा टोटल, अगर रिजल्टेंट करेंगे इसका तो 100√2, तो रिजल्टेंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ रहा मेरा 100√2। अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर की ओर होगा, तो इसका डायरेक्शन अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखा जाए तो आउटवर्ड होगा, रिजल्टेंट इधर से है इधर है तो रिजल्टेंट जो होगा आउटवर्ड होगा, तो अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट जो होगा मेरा इस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो वैल्यू होगा रिजल्टेंट का वो कितना हो रहा 100√2, लेकिन पूछ क्या रहा है इसमें मेरा इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट और इक्विलिब्रियम में डिफरेंस हुआ है सिर्फ डायरेक्शन का, और एंगल जो है इसका एंगल कितना होगा, तो एंगल बराबर कितना होता है tan थीटा इज इक्वल टू y/x, इससे हम लोग एंगल निकालेंगे, बाई कितना मेरा आ गया था, तो बाई डायरेक्शन में जो मेरा आया था वो आ गया था 200√2 और एक्स डायरेक्शन में आया था 100√2, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद tan थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो 75 डिग्री आ रहा है, तो 75 डिग्री आ रहा है, और 75 डिग्री आ रहा और आउटवर्ड आ गया, 65 तो 60 गलत है ये होगा, और ये आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड जो होगा ये रिजल्टेंट है, आउटवर्ड का जो है अभी हम लोग देखें जो रिजल्टेंट था ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन था ये आउटवर्ड की ओर था, तो ये भी नहीं हो जाएगा, तो बच्चा एक और इनवर्ड में होगा और 75 डिग्री होगा, इनवर्ड में है इसका डायरेक्शन इनवर्ड हो गया 100√2 का, और तो इक्विलिब्रियम होगा, ये इक्विलिब्रियम के लिए हो गया। थीटा कैसे निकला, तो tan थीटा का वैल्यू निकलता है y/x, इसी पे निकालने हैं, तो 75 आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पार्टिकल ऑफ वेट 10 kg मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन एक्ट ऑन द बॉडी force varying the shown figure, the initial velocity 2 meter per second, its velocity at the end of the period during which the force act is, एंड ऑफ द पीरियड पूछ रहा है कि कितना होगा इसका, वेलोसिटी दिया हुआ है इसमें, पार्टिकल का वेट दिया हुआ है 10 kg, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग द विच ऑफ द फोर्स एक्ट, तो सिंपल से अगर देखा जाए वेलोसिटी का अगर इक्वेशन जो होता है इस फॉर्म में दिया हुआ है और वायरी कर रहा है, तो इसका अगर वेलोसिटी का इक्वेशन जो होता है v इज इक्वल टू v0 प्लस a इंटू डी टी, तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है मेरा, तो इनिशियल यहाँ से यहाँ तक कितना था 2 दिया हुआ था, तो इसका वेलोसिटी v0 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, अब बचा a dt, तो यहाँ से यहाँ तक वायरी कर रहा, उसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, ए एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर F/m लिख सकते हैं, क्योंकि ए बराबर m में होता है, तो ए बराबर F/m, तो यहाँ से क्या लिख रहे हैं हम
टोटल जो वेलोसिटी आ गया वो कितना हो गया, वी नोट प्लस एफ डिवाइड बाई एम इंटू डी टी। डी टी कितना जा रहा है, 5 से 10 तक चेंज हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे, वो 5 से लेकर के 10 तक चेंज करेंगे, और ये जो जीरो से 5 तक के जो हुआ था वो कांस्टेंट था मेरा, वो कितना था 2। तो इसको सोल्व करेंगे आगे, सोल्व करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा। अब फोर्स कितना दिया हुआ है मेरा, यहाँ पर देखा जाए तो फोर्स यहाँ पर से अगर देखा जाए इस पॉइंट पे तो 8 kg है, यहाँ पे 8 kg हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स बाई एफ बाई एम आया था इंटू डी टी, एफ जो हो जाएगा मेरा 8 g हो जाएगा, और मास मेरा दिया हुआ है 10, ऊपर से 10 दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद अगर देखा जाए तो इसका जो वैल्यू आ रहा वो कितना आ रहा, तो v इज इक्वल टू, पहले इनिशियल वैल्यू जो 2 था इसको सोल्व किए, इसको सोल्व करने के बाद मेरा आ रहा 40 प्लस 20, इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा 68, सॉरी 68 नहीं 30 20 40 और 2 तो 62, टोटल 62, दैट इज 62 सी। सिंपल वेलोसिटी का इक्वेशन था वी नॉट प्लस ओवरऑल वेलोसिटी का देखा जाए तो ए इंटू डी टी। ए एक्सलेशन है, एक्सलेशन बराबर क्या होता है, एफ बाई एम। फोर्स देखता है एम मेरा दिया हुआ था, वायरी कर रहा है, तो इस तरह से सी मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट कर रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर इन द करेक्ट कोरस्पॉन्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम और कोरस्पॉन्डिंग करेक्टली। तो फ्री बॉडी डायग्राम पूछ रहा है इस फिगर का, कौन इसमें करेक्ट मैच है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखा जाए तो फ्री बॉडी का डायग्राम ऐसा डायग्राम होता है जिसपे एक्सटर्नल और इंटरनल जितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसको डायग्राम किया जाता है। तो यहाँ पे वेट लग रहा है वर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे दीवार के वजह से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर की ओर, और एक वर्टिकल फोर्स लगेगा, तो मेरा ये सही है। नेक्स्ट है, अगर इसका देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, एक मोमेंट लग रहा है, ये लग रहा है, तो ये तो नहीं, दूसरा क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे इंक्लाइन देखा जाए डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इसके वजह से अपवर्ड लगेगा, हॉरिजॉन्टल लगेगा, एक इस डायरेक्शन में लगेगा, ये भी सही है, ये सही है, बट ये जो यहाँ पे है ये गलत है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, दैट इज 1 और 3 जो है करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम है। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वाड क्रॉस सेक्शन ऑफ द साइड बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई सेक्शन का वो बी डी क्यू बाई 12 होता है, बट स्क्वायर दे रहा है तो बी और डी बराबर हो जाता है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए 4 डिवाइड बाई 12, ए 4 डिवाइड बाई 12 दैट इज डी। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन टू मूविंग बॉडीज collide with each other their velocity of separation bear a constant ratio to their velocity of approach, this ratio is termed as। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो जो होता है सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है ए मोटर सॉफ्ट रोटेटिंग विथ स्पीड 90 rpm डीएक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली व्हेन द मोटर इज स्विच ऑफ एंड स्टॉप इन 40 सेकंड, 40 सेकंड में वो स्टॉप हो जा रहा है। देन द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द शाफ्ट, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है वो कितना होगा इसका, वो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले और थीटा पूछ रहा है कितना हो रहा है, नंबर स्टॉप कितना देर में होगा वो पूछ रहा है, और एन बराबर थीटा अगर डिग्री में निकाला जाए तो 2 पाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो इक्वेशन निकलेगा वो ओमेगा बराबर एक फार्मूला होता है, अगर एंगुलर में देखा जाए तो v बराबर से यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो उसी से ओमेगा नोट टी प्लस अल्फ़ा टी, v बराबर यूटी प्लस हाफ 80 होता है, उससे निकाल लेंगे, इससे अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाएगा, दूसरा थीटा का वैल्यू निकालेंगे, फिर कितना होता है ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, इससे निकल जाएगा। एक इक्वेशन और होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, ओवरऑल थीटा निकलेगा तो कितना निकलेगा, कितना देर में रुकेगा वो, तो 30 मीटर पे वो रुकेगा। नेक्स्ट है मैचिंग का है कैटनरी थ्रस्ट एनालिसिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड केबल अंडर यूडीएल। यूडीएल में जो केबल होगा वो कैसा फोर्स उस पर बियर करेगा, तो यूडीएल में जो केबल लगेगा केबल अंडर यूडीएल, तो केबल जो लग रहा है यूडीएल में तो कौन सा होगा, तो पैराबोलिक शेप बनाएगा,
ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसा होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर देखा जाए तो पैरेलल फोर्स अगर लगता है तो कैटनरी इक्वेशन क्या होता है, कैटनरी इक्वेशन देखा था बाई इज इक्वल टू सी कोस एच एक्स बाई सी। तो ये हाइपरबोला का फॉर्म करता है, हाइपरबोलिकली फंक्शन। तो यहाँ से कर सकते हैं इसका 3 हो जाएगा। ट्रस एनालिसिस, इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्स, जो ट्रस होता है एनालिसिस में वो इक्विलिब्रियम का निगेट करता है कॉन्करेंट फोर्स का, तो इसका बी कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लिए एक का मेरा 3 हो जाएगा, बी का मेरा 1 हो जाएगा, और केवल के लिए मेरा 2 था तो एक बच गया, तो इसका मेरा 4 हो जाएगा। 3142 मेरा ए में है। सिंपल से इसको आसान तरीका है बनाने का मैचिंग का। सबसे आसान होता है कि जो सिंपल है उसको पकड़े पहले, तो केवल अंडर यूडीएल इसमें क्या इसका शेप बनेगा, तो पैराबोलिक बनेगा। तो पैराबोलिक मेरा एक में दिया हुआ तो 2 हो जाएगा इसका। कैटनरी इक्वेशन हम जानते थे बाई इज इक्वल टू कितना होता है, सी कोस एच एच, हाइपरबोला होता है, तो हाइपरबोला मेरा इसमें दिया हुआ था। इससे पकड़ सकते हैं। ट्रस एनालिसिस जो होता है इक्विलिब्रियम को शो करता है, तो कॉन्करेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में ध्यान से इस तरह से हम लोग बना लिए इसको 3842। नेक्स्ट है द कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन एंड द ट्रांसलेशन मे बी एज्यूम टू बी मोशन ऑफ प्योर रोटेशन अबाउट सब सेंटर विच गोज ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। द सेंटर इन द क्वेश्चन इज नोन एज, इस सेंटर को क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन भी है और लीनियर मोशन भी है। तो प्योर रोटेशन अबाउट सम सेंटर विच गोज चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है उस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर कहते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर सी। तो हम लोग देख लिए इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं। इसमें हम लोग देखे 101 से लेकर के 101 से नहीं, इसमें हम लोग देखे 150 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए, लगभग 51 क्वेश्चन को सोल्व किए। तो 1 घंटा लगभग हो चुका है, ज़्यादा नहीं इसमें बनाएंगे, इससे नेक्स्ट पार्ट में फिर इससे आगे बनाएंगे। इस पार्ट में हम लोग 150 से लेकर के, इसमें हम लोग 150 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, लगभग 51 क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। इसको आंसर और डिटेल्स जहाँ तक हो पाया है डिटेल सॉल्यूशन को इसको अपलोड किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर इससे आगे का जो 200 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपलोड करेंगे।